नमस्कार दोस्तों। चलो आज एक फहरिस्त बनाएं कि आखिर नरेंद्र मोदी और उनके गैंग को डर किससे लगता है, किस किस से डर लगता है और क्यों डर लगता है, और जो डर लगता है तब वो करते क्या है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है पशुओं पर, और उसमें कहा जाता है सांप किसी को काटना नहीं चाहता है, लेकिन वो इतना डरपोक होता है कि हल्की सी उस पे उसे लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है और वो हमला करता है। कमोबेश नरेंद्र मोदी और उनके गैंग का यही हाल है, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं कि डरते हैं। किस किस से डरते हैं? वो सवालों से डरते हैं, वो सच से डरते हैं, वो टी शर्ट से डरते हैं, वो व्यंग से डरते हैं, और वो भीड़ से डरते हैं, वो आंदोलन से डरते हैं, वो यूट्यूब से डरते हैं, वो डिजिटल से डरते हैं, और वो ट्विटर, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया हो उससे भी डरते हैं, और सबसे ज्यादा वो राहुल गांधी से डरते हैं। जी हां, सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डरते हैं। यहीं से उठाता हूं उदाहरण। राहुल गांधी कई दिनों से संसद जाते, बैठते, फिर उसके बाद निकल आते, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जब जिस समय स्पीकर ने यानी ओम बिरला ने कुछ कहा और उस पर वो बोलना चाह रहे थे, तो ओम बिरला उठे और कहा अनुशासन का पालन कीजिए, और कह के चले गए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब तमिलनाडु के सांसदों ने टी शर्ट पहन के प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि टी शर्ट बाहर खोल के आइए तो हम आपको यहां बोलने देंगे। अब आप यह समझ लीजिए कि टी शर्ट से इतना डर रहे थे। राहुल गांधी के टी शर्ट पे कोई स्लोगन नहीं था, लेकिन साहब बोलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया गया? संविधान और संसद का कानून कहता है कि किसी भी मसले पर जहां उचित समझे, बीच में यदि प्रधानमंत्री भी बोल रहा हो तो उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के अपनी बात कह सकता है, टोक सकता है, सदन को बोल सकता है। लेकिन यहां उलट हो रहा है। यहां सत्ता पक्ष का कोई भी किसी भी समय उठेगा, खड़ा हो जाएगा, बोल लेगा, कुछ भी कह देगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। तमाम सांसद बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी बोल रहे हैं, लेकिन नेता सदन नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बोलते हैं तो देश में और देश के बाहर सब जगह सुना जाता है। राहुल गांधी से इतना डर लगता है कि जब कहीं नहीं फंसा पाते हैं तो कभी नागरिकता के नाम पर मुकदमा दायर करा देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी कराया, यूपी के लखनऊ हाई कोर्ट में भी कराया। उसके अलावा और सोचिए, यूपी के लखनऊ के हाई कोर्ट में करने कहां से आ रहा है? कर्नाटक से आ रहा है बंदा। खेल को आप समझते रहिए। इसके बाद देखिए, इसी तरीके से देश के तमाम राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ 37 मुकदमे हैं। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जाते हैं, जवाब देते हैं, कई जगह अपीयर होते हैं, कई जगह जमानत कराते हैं, चले आते हैं, माफी नहीं मांगते। कुणाल कामरा, उसने एक वीडियो बनाया, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी गई। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो शूट कर लेता हूं। उसने वीडियो बनाया। जहां उसने वीडियो बनाया वो उसकी संपत्ति नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो शिवसेना है, वह शिवसेना जिसे उद्धव ठाकरे कहते हैं गद्दार शिवसेना, उस शिवसेना के बारे में कुणाल कामरा ने
एक गीत के माध्यम से व्यंग कर दिया, उसके नेता एकनाथ शिंदे के बारे में कर दिया। और यह उन्होंने किया, उसके पहले उन्हीं के साथी डिप्टी सीएम जो एनसीपी से आए हुए हैं और एनसीपी के वो गद्दार हैं, वो अजीत पवार, उन्होंने कहा था एकनाथ शिंदे को गद्दार। तो जब वो गद्दार कह रहे थे, अब ये गद्दार कह रहे हैं, तो साहब शिंदे के ऊपर जो उन्होंने कहा और उसमें जो चीज कहा, उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से कमाई का सत्यानाश हो रहा है, किस तरीके से इस देश का सत्यानाश हो रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि थाने का टेम्पो कौन लेकर के कैसे जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने अब निर्मला सीतारमण पे भी कह दिया कि कमाई लूटने साड़ी वाली दीदी आई, नाम निर्मला ताई। पुलिस ने दूसरा समन भेज दिया, एक पहले भेजा था, फिर दूसरा भेज दिया। दूसरी दर्ज कर लीजिए, तीसरी दर्ज कर लीजिए, कितना दर्ज कर लीजिए। बहरहाल उसने कह दिया, न मैं डरता हूं, न इस भीड़ से, न इन लोगों से, और न मैं माफी मांगूंगा। बहुत सही, यही बात राहुल गांधी ने कही थी। इन्हें ऐसे ही लोगों से डर लगता है। तो फिर साहब तीसरा मामला ले लीजिए। तीसरा मामला है कि राणा सांगा के मामले में एक ऐतिहासिक तथ्य जो है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया था, जिसका जिक्र इतिहास की आधा दर्जन पुस्तकों में, और वो आज का लिखा हुआ इतिहास नहीं, वो उसी दौर का इतिहास है जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष देखा है या उसके बाद तमाम तथ्यों के आधार पर जांचा है। तो उस इतिहास के मुताबिक बाबर को इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली की सल्तनत में सुल्तान था, उस पर आक्रमण करने के लिए जिन लोगों ने आमंत्रित किया, वह मुख्य व्यक्ति 1523 में राणा सांगा थे। राणा सांगा ने उसे भारत पे आक्रमण करने का किया। यह सत्य है कि टोंड ने लिखा है, जो कर्नल टोंड थे, कि यह सोच के उन्होंने किया था कि वो आएगा, भारत में लूटेगा और जो भी कुछ ले जाना होगा ले जाएगा, यहाँ की लड़कियां और सब कुछ जैसे वो ले जाते थे आक्रांता, और उसके बाद में चला जाएगा, हम उसके बाद में सत्ता संभाल लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बाबर को यहां आकर के लगा कि यही बस जाना चाहिए, ये तो हमारा अपना देश है। और उस समय तक हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा नहीं था, काबुल कंधार के आगे तक था। तो जहां पर बाबर का उज्बेक में जन्म हुआ था, उसी वो सब इलाके एक प्रकार से हिंदुस्तान कहलाते थे। तो एक प्रकार से वो हिंदुस्तानी ही था। अब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति खुद को इसी हिंदुस्तान का हिस्सा मानता था, तो यही रह गया। समस्या हो गई। अब उसके बाद में राणा सांगा ने बहादुरी से उससे लड़ाई लड़ी, उसे हटाने के लिए लड़ी, लेकिन अंततः हारे, गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन एक बात तो उन्होंने सही कही कि इस देश के अंदर बुलाया किसने, और ये एक बार नहीं हुआ, तमाम बार हुआ हो। पहली बार पहला आक्रांता जिसे कह सकते हैं, बाबर को आक्रांता नहीं कह सकते, लेकिन जिसे आक्रांता कह सकते हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम को भी राजपूत राजा ने ही बुलाया था, राजा दहीर को मारने के लिए, कि राजा दहीर मार जाएगा तो साहब हमारी सल्तनत हो जाएगी, हमारा शासन हो जाएगा, हमारा राज चलेगा। तो इस तरह से भारत नाम का तो कोई देश था नहीं, छोटे छोटे कुनबों में बटे हुए देश थे, वो अपने आप को देश कहते थे। तो इस तरह की जब स्थिति थी, तो उसी में यह खेल था। तो इस पर रामजीलाल सुमन ने कह दिया कि तो फिर आप बता दीजिए गद्दार कौन। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने तथ्यात्मक कहा, संसद के भीतर कहा, यदि गलत कहा तो संसद उस पर कार्रवाई करे। उसके लिए तमाम सांसद जो हैं भाजपा के, वो दे प्रिविलेज मोशन दे और चीजें करें। लेकिन नहीं, वो तो क्योंकि तथ्यात्मक है। तो ऐसी स्थिति में
जो भारत सरकार के पास भी मौजूद है तथ्य, उसमें भी है। अब आप समझ लीजिए, तो ऐसी स्थिति में करणी सेना से उनके आगरा स्थित घर पर हमला करा दिया जाता, बवाल करा करके, हमला करा के उनके घर पे तोड़फोड़ कराई जाती है और सब कुछ कराया जाता है। चंद पुलिस के लोग थे, घायल होते हैं, लेकिन साहब करणी सेना किसकी है, किसके लिए काम करती है, हर बार आप देख लीजिए। उसको बनाने वाले अम्मू, वो भाजपा के ही प्रवक्ता थे हरियाणा में, मेरे दोस्त भी हैं। तो इस तरह से करके यह बताया जाता है, तो ये डरते हैं, इस सच से डरते हैं। यदि ऐतिहासिक तथ्य आ जाते हैं तो इन्हें डर लगने लगता है, तब ये कहानियां और बनाने लगते हैं। जैसे आदित्यनाथ 8 साल उसको करीब सत्ता में हो गए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। उत्तर प्रदेश उल्टा बद से बदतर हालात में हो गया, बेरोजगारी में सबसे बुरी स्थिति में है, और इसके बाद में अपराधों में आज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर तरह के अपराध यूपी में सबसे ज्यादा है। तो खुश हो जाइए, जिसे अपराध मुक्त कहते थे वही सबसे बड़ा अपराधियों का हो गया। तब राहुल गांधी और कांग्रेस उस पर सवाल उठाती है, समाजवादी पार्टी उठाती है, तब उन्हें लगता है किस पर बोला जाए जिससे संघ भी खुश हो, मोदी भी खुश हो और उनके भी लोग ताली थाली बजाते घूमे। तो उन्होंने कहा राहुल जैसे नमूने जरूर रहने चाहिए। जिस दिन मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, बुढ़िया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, बुढ़िया बिस्तर कौन बांधेगा, कौन किसको बंधा सका है, यह इतिहास गवाह है। 715 में, 12 में कहिए, इंटर कर गया था मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद आज तक बताइए, पहली जो मस्जिद बनी थी वो हिंदू राजा ने ही केरल में बनवाई थी 7वीं शताब्दी में। तो भूल जाइए, आदित्यनाथ, आपका जो मठ बना हुआ है गोरखपुर में, वो भी मुसलमानों के दान दी गई जगह पर बना हुआ है। तो इससे आप समझ लीजिए। तो इसलिए जिन्हें आप भगाने की बात कहते हैं वही आपको भगा देंगे। तो अब इससे समझिए, तो ये डर लगता है, तो इस तरह की बात कर, डर लगता है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में, उसके लिए भूपेश बघेल को कमान दी गई। अभी हाल के दिनों में भूपेश बघेल क्या, ईडी ने और सबने छापा मारा था। उसके पहले भी उनके एक विधायक देवेंद्र यादव के यहां जिस तरीके से छापेमारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, सब कुछ हुआ था, और बाद में वो छूट के आए। अब चूंकि तैयारी उसमें भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई, वहां की और पंजाब की, पंजाब में वो बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल यह सब न कर पाए, इसके लिए भूपेश बघेल के यहां सीबीआई पहुंच जाती है, देवेंद्र यादव के यहां सीबीआई पहुंच जाती है, उनके साथ रहे तमाम अफसरों के यहां सीबीआई पहुंच जाती है, और 60 जगह छापेमारी करती है ईडी सीबीआई की पूरी। एक सबूत आज तक जुटा नहीं पाए, हर जगह मुंह की खानी पड़ी है, और फिर झूठी कहानियां रचने के लिए कुछ भी करिए, अपनी चीज देखेंगे। और यह साबित हो चुका है संसद में कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में 193 लोगों के यहां ईडी ने कार्रवाई की, और उस कार्रवाई में और करीब 4000 से अधिक लोगों के यहां सीबीआई ने कार्रवाई की, और उन सब में नतीजा सिफर रहा, सिफर, 0.5। अब आप समझिए, 0.5% सिर्फ कन्विक्शन रेट। तो यह सीबीआई और ईडी की स्थिति है राजनेताओं के मामले में। अब आता हूं कि जिस तरह से इनका डर है, उस डर से क्या होगा। जो अमेरिका का अल्पसंख्यक मामलों के मामले में भेदभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, और वो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने पूरी जांच के बाद में कहा कि भारत के अंदर
अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का बना दिया गया है, उनके साथ भेदभाव, हिंसा और सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब यह रिपोर्ट आ जाती है तो घबराया हुआ मोदी, डरा हुआ मोदी तुरंत क्या है, एक स्कीम लॉन्च कर देता है कि हम जो है 32 लाख मुसलमान परिवारों को एक किट भेजेंगे ईद पर। कभी नहीं अभी तक भेजा था 11वीं साल में, और किट भेजेंगे जो मोदी की तरफ से उनको होगी कि हां बड़े अच्छे से ईद मनाइए। अब आप इस खेल को समझिए। तो जहां डर लगता है वहां ये करता है, जहां डर लगता है तो क्या करता है कि कोई सूचना ना कोई ले ले, कहीं कोई चीज प्रसारित ना हो जाए, तो डेटा कानून ले आता है और उस डेटा कानून में यह व्यवस्था करता है कि यदि आपने कोई सूचना कहीं से भी अर्जित करी, चाहे वो लीगली ली गई हो, और उसको यदि अर्जित की और उसमें आपने कोट किया किसी का नाम और कुछ, तो उससे खुद अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी आरोपी से आपको पूछना पड़ेगा कि साहब आपका नाम हम छाप दें, बोल दें, बता दें, और नहीं बताएंगे तो आपसे कितना जुर्माना लगेगा। 250 करोड़ भारत में प्रति व्यक्ति आए, 10,000 भी नहीं है, और जिस देश में 10,000 भी ना हो प्रति व्यक्ति आए, उस देश में आप कह रहे हैं इतना जुर्माना लगा दे। तो इस तरह से करके यह डरी हुई सरकार चीजों को दबाने का काम करती है। कहीं हमला करती है, कहीं एफआईआर दर्ज कराती है, कहीं मुकदमे दर्ज कराती है, और कहीं कुछ करती है, और कहीं बोलने न देने के लिए हर कोशिश करती है। बहरहाल राहुल गांधी ने एक चीज कही, पैसा उनके पास है, अवैध तौर पे पैसा कैसे आ गया आप इसी को देख लीजिए। चुनाव के समय में जब होता है, जिसके पास जितना पैसा होता है चुनाव में खर्च हो जाता है। यहां भाजपा में 4,500 करोड़ रुपया बढ़ गया, मतलब उल्टा काम हो रहा है। चलिए भाई, तो ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है, चीजें हैं, इन पर कहीं कोई सवाल ना कर दे, तो इसलिए डर है क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा उनके पास है, संस्थाएं उनके पास है, ताकत उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एकमात्र ताकत है, वो है सच्चाई की ताकत और लड़ने का जज्बा। हम माफी नहीं मांगते। तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए डर लगता है कि ये माफी तो मांगेंगे नहीं और डट के खड़े हो जाएंगे। और यही बात है कि राहुल गांधी के बोलने से डरते हैं और कुणाल कामरा के व्यंग से डरते हैं, छोटे छोटे व्यंगकार लिखने वालों से भी डरते हैं। तो ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री के राज में हम जी रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। तो अब इस सौभाग्य का जश्न मनाइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए और मौज कीजिए। जय